मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी। नई सदी, नया साल। वैसा ही समय फिर आ गया। साए साए करती तेज ठंडी हवाएं, क्षीण शिथिल धूप और हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास। जाड़े का मौसम उसके मन को उद्वेलित कर देता है। जहन में एक टीस सी उठती है, जिसकी तीक्ष्ण पीड़ा हृदय को चीर जाती है। यह मौसम सदी की स्मृतियों को जगा देता है। एक नन्ही सी चंचल बालिका का मासूम मुखमंडल उसके मस्तिष्क में उतर आता है। इधर उधर दौड़ती, मम्मी मम्मी पुकारती एक फूल सी गुड़िया उसके आंचल से आ लिपटती है। वह उसे गले लगाती है, चूमती है और खुशी में झूम उठती है। यह एहसास हृदय को सुकून देता है। वह अतीत की स्मृतियों में डूब जाती है। क्षण मात्र में ही मन कई साल पीछे पहुंच जाता है। आंखों में सुमित से उसकी शादी के दृश्य तैरने लगते हैं। दूल्हे के रूप में सुमित उसके मन को भा गया है। वरमाला पहनाते हुए वह उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है। शर्म के मारे वह लाल हो जाती है, नजरें जमीन में धंस जाती है। ऐसी स्थिति में वह बड़ी कठिनता से, कांपते हुए हाथों से सुमित के गले में वरमाला डालती है। फिर सुहाग रात आती है। दुल्हन के रूप में सजी वह फूलों की सेज पर बैठी है। मन में सुमित की प्रतीक्षा है। तभी सुमित प्रवेश करता है। उसमें उसके कदमों की आहट उसे रोमांचित कर देती है। अपने बहुत करीब ही उसके बैठने का एहसास होता है। फिर सुमित की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ शीला। ईश्वर करे हमारे रिश्ते को किसी की नज़र न लगे। हमारे जीवन में सदा खुशियाँ भरी रहे। सुमित के हाथों का स्पर्श उसके तन मन को स्पंदित कर देता है। आंखें मूंद कर वह पति की बाहों में समा जाती है। उसने जैसा चाहा वैसा ही जीवन साथी उसे मिला है। पति के साथ साथ वह उसका मित्र भी है और मार्गदर्शक भी है। कभी बच्चा बनकर वह उसके स्नेह की छाँव में खेलने का प्रयास करता है, तो कभी क्रोधित होकर अपने वजूद को प्रकट करता है। ऑफिस से लौटने के बाद वह उसके कार्यों में हाथ बटाता है या किताबों में खोया रहता है। ना कोई उसका घनिष्ठ मित्र है, ना ही कोई दुश्मन। ना कोई बुरी लत है और न ही कोई दुर्व्यसन। पूर्णतः अपने परिवार को समर्पित इस व्यक्तित्व को पाकर वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती है। उसकी शक्ति में आस्था प्रकट करती है। जितना सुमित उसे चाहता, उससे कहीं अधिक वह उसके प्रति समर्पित होने का प्रयास करती। वह सूक्ष्मता से उसके खाने पीने का ध्यान रखती। जूते, कपड़े व किताबें, सुमित की हर वस्तु को वह सुव्यवस्थित रखती। जब सुमित ऑफिस चला जाता, दिन भर वह घर की साफ सफाई व सजावट में व्यतीत कर देती। शाम को सुमित ऑफिस से घर लौटता। घर के द्वार पर मुस्कुराकर वह उसका स्वागत करती। उसके हाथ में लटका हुआ ब्रीफकेस उठाकर सेफ में रखती और गले में लटकी हुई टाई को खोलते हुए स्नेह प्रकट करती। सुमित ने एक दिन सुना कि उसके पांव भारी हैं, वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा, नाचने लगा। पति पत्नी दोनों का मन गदगद हो उठा। उन दोनों के बीच में तीसरा एक नन्हा सा सुकोमल बच्चा। कल्पना मात्र से ही दोनों रोमांचित हो उठे। सुमित अब उसका विशेष ध्यान रखने लगा। उसके नहीं चाहते हुए भी घर के कार्यों के लिए उसने नौकरानी रख ली। उसे वह एक नर्सिंग होम में ले गया और डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया। हर तरह से वह उसे खुश रखने का प्रयास करने लगा। खाने पीने की उसकी हर इच्छा को वह पूरी करने लगा। अक्सर वह उसे सचेत करते हुए कहता, शीला, गर्भवती स्त्री की मनोस्थिति का प्रभाव उसकी संतान पर भी पड़ता है। इन दिनों तुम्हें खुश रहना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वह खुशी का समय आ गया जब उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। प्रसव सामान्य नहीं हो पाया।
डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा। सुमित रात दिन उसकी सेवा में लगा रहा। पूरे 8 दिन तक वह नर्सिंग होम में भर्ती रही। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जब माँ बेटी ने घर में कदम रखा तो सुमित ने जोर शोर से उसका स्वागत किया। घर के आगे उसने बैंड बजवाया और पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटी। बच्ची का मस्तक चूमते हुए सुमित बोला, भगवान मेरी गुड़िया को लंबी उम्र दे। शीला, ये बच्ची हमारा भविष्य है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब तुम कभी भी माँ नहीं बनोगी। यह सुनकर वह चौंक पड़ी, स्तब्ध रह गई। सुमित ने उसे झिंझोड़ा, निराश मत हो शीला, ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमें फूल सी गुड़िया दी है। दुनिया में कितने ही बदकिस्मत लोग हैं जो कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं करते हैं। यह सुनकर वह पिघल गई। बच्ची को छाती से लगाकर वह सुमित की बाहों में फूट पड़ी। बेटी के नामकरण संस्कार के समारोह का आयोजन उन्होंने धूमधाम से किया। अपने सारे रिश्तेदारों को उन्होंने आमंत्रित किया। सबके लिए भोजन व रहने की व्यवस्था की। शहर के नामी पंडित को बुलवाया जिसने बच्चे की जन्म कुंडली बनाई और कई नाम निकाले, सरिता, सुमन, शिल्पा आदि। दिन भर की धूमधाम के बाद शाम को दोनों ने मिलकर सबको विदा किया। अपने सब रिश्तेदारों को उन्होंने कपड़ा व उपहार दिए। सबके चले जाने के बाद फुर्सत पाकर दोनों बच्ची को गोद में लेकर बैठे। बेटी की टिमटिमाती हुई नन्ही सी आंखों में देखकर सुमित बोला, शीला, तुमने इस गुड़िया का कौन सा नाम पसंद किया है? क्षण भर सोचकर वह तपाक से बोली, शिल्पा। तुम अपनी भी पसंद बताओ सुमित। यह सुनकर वह गंभीर हो गया। बेटी को अपनी गोद में भरकर बोला, शीला, नाम ऐसा हो कि 100 साल जिए हमारी बच्ची, यही मेरा आशीर्वाद है। तभी शीला बोली, फिर तो इसका नाम सदी रख देते हैं। कहते हैं आदमी के नाम का प्रभाव उसकी उम्र पर भी पड़ता है। यह सुनकर वह पुलकित हो उठा। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी है शीला। सचमुच मैं ऐसे ही नाम की तलाश में था। सदी के आगमन से उनके घर की खुशियों में 4 चांद लग गए। सुमित शाम को जब ऑफिस से घर लौटता तो उसकी गोद में से सदी को उठा लेता। वह उसके नन्हे नन्हे हाथ पैरों को चूमता, मस्तक को चूमता। चाय पीने के बाद नन्ही सी सदी को उठाकर वह बाहर निकल जाता और घंटों तक इधर उधर टहलता रहता जब तक वह खाना पका लेती। फिर सदी को नज़दीक बैठाकर दोनों खाना खाते। सुबह ऑफिस जाते जाते ही सुमित द्वार से एक बार जरूर लौटता और सदी को प्यार करता। बेटी के साथ वह उसका मस्तक भी चूम लेता। खुशियों में उनका समय सरलता से गुजर गया। इस वर्ष सदी ने 5 वर्ष पूर्ण करके 6वें वर्ष में कदम रखा। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर हमेशा की तरह उन्होंने सदी का जन्मदिन मनाया। दोनों ने मिलकर बेटी की लंबी उम्र की कामना की और उसे आशीर्वाद दिया। सदी अब स्कूल जाने लगी। उसका काम बढ़ गया। रोज वे दोनों जल्दी उठ जाते। वह सदी के लिए स्कूल का टिफिन बनाती और सुमित सदी को स्कूल के लिए तैयार करता। सफ़ेद रंग का शर्ट, ग्रे कलर का स्कर्ट, पैरों में सफ़ेद मोजे व काले जूते और लाल रंग का बेल्ट। सदी के बालों में कंघी करते करते वह उसे कई हिदायतें दे देती। स्कूल का बैग व पानी की बोतल हाथ में लटकाए सुमित सदी को स्कूल छोड़ने जाता। सदी को विदा करने वह भी गेट तक आती। कुछ दिनों बाद ही समय का विभत्स रूप उनके घर में प्रवेश कर गया। एक काल्पनिक भय जो हमेशा उसके हृदय में विद्यमान रहता था, वास्तविक रूप में प्रकट हो आया। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद सदी बीमार पड़ गई। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से उन्होंने सदी का इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
पतझड़ के पत्ते की भांति सदी का मासूम मुखमंडल पीला पड़ गया। जिसने जो कहा वही उन्होंने किया। बीमार बेटी को लेकर वे देवी देवताओं के द्वार पर भी गए, सदी के स्वास्थ्य लाभ की मन्नतें मांगी, लेकिन ईश्वर ने भी उनका पुकार को नहीं सुनी। उनका दुख जो शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। एक हंसती खेलती गुड़िया को अपनी गोद में दम तोड़ते हुए देखकर उसका हृदय विषाद में डूब गया। सुमित जब लोगों के साथ सदी के शव को दफनाने घर से निकला तो माँ की ममता चीख उठी। शीला। अचानक सुमित की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ी। अतीत से निकलकर वह वर्तमान में लौट आई। सुमित ऑफिस से लौट आया था। साड़ी के पल्लू से उसने अपनी नम आंखों को पोंछा। सुमित फिर बोला, क्या बात है शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? 7 बज गए हैं और 9 बजे हमें मोती महल पहुंचना है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। सुमित मुस्कुराया, परंतु उसका चेहरा सपाट बना रहा। सुमित को वह पलक देखने लगी। यह देखकर सुमित गंभीर हो गया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शीला? क्या तुम पार्टी में नहीं जाना चाहती हो? मैं नए साल का कैसे स्वागत करूं सुमित? अपनी सदी की मौत के साथ ही मेरी सारी उमंगें व उत्साह मर चुके हैं। मैं एक बेकार की वस्तु बनकर रह गई हूँ जो तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं दे सकती है। तुम जाओ सुमित और एंजॉय करो। तुम मुझे अकेली छोड़ जाओ। तुम आज कैसी बातें कर रही हो शीला? सदी की स्मृतियाँ मेरे हृदय को भी व्यथित करती हैं। उसका मासूम चेहरा अक्सर मेरी आंखों में प्रकट हो आता है। मेरे लिए तुम कभी भी बेकार की वस्तु नहीं हो सकती हो शीला। तुम मेरी सदी की माँ हो, मेरा प्यार हो। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना कैसे कर सकता हूँ? सुमित ने उसे सीने से लगाया। वह निढाल होकर उसकी बाहों में फपक पड़ी। सुमित के शब्द उसे फिर ढाढ़स बंधाने लगे। हम दोनों एक हैं शीला, फिर हमारा दर्द अलग कैसे हो सकता है? विषम परिस्थितियों का सामना भी हमें मिलकर ही करना चाहिए। मन से न सही, बेमन से ही हमें जमाने के साथ तो चलना ही पड़ेगा। पार्टियों में जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मित्रों का आग्रह मजबूर करता है। भावनाओं का आवेग शिथिल पड़ा। नजरें उठाकर उसने सुमित की आंखों में देखा। होठों पर मुस्कान उभरी, जिसे देखकर सुमित खिलखिला पड़ा। वह आगे बढ़ी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। कंघा उठाकर वह बालों को संवारने लगी। नववर्ष का स्वागत करने के लिए पूरा शहर आतुर लगता है। लोगों के हृदयों में उल्लास, उमंगें छाई हुई हैं। जगह जगह लगे नववर्ष समारोह के पांडाल, विद्युत बत्तियों की जगमगाहट, रंग बिरंगे परिधानों में सजे युवक युवतियां, पूरा शहर दुल्हन सा प्रतीत होता है। कहीं पाश्चात्य संगीत पर लोग थिरकते हुए नजर आते हैं, तो कहीं देसी नृत्यों की झंकार सुनाई पड़ती है। स्कूटर से लगभग आधे घंटे का समय लगा। उन्होंने होटल मोती महल के प्रांगण में प्रवेश किया। स्कूटर को पार्किंग में खड़ा करके सुमित शीला का हाथ थामकर होटल के पिछवाड़े की ओर चला। वहां प्रांगण में लगे विशाल पांडाल के नीचे जगमगाती रोशनियों के बीच उसके साथियों ने उनका स्वागत किया। सुमित अपने मित्रों से बातें करने लगा और शीला को लेकर मिसेस सिन्हा पार्क में खेल रहे बच्चों व औरतों के बीच में चली गई। अपनी सहेलियों के बीच में शीला को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर सुमित ने राहत की सांस ली। उसे शायद सदी की मृत्यु के बाद शीला आज पहली बार मुस्कुराकर हंसी है। शीला खुश रहे, यही वह चाहता है। भाभी आज बहुत खुश है सुमित। देखो, लगता है नए साल की खुशी में वह अपनी सदी की मौत का गम भूल गई है। अरुण के कहे शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। बेटी की मृत्यु के दर्द की अनुभूति ने मन को उदास कर दिया। मित्रों के बीच में से मन उचट गया।
वह उठा और टॉयलेट का बहाना करके वहां से चल पड़ा। दिशा विहीन चलते हुए वह होटल से बाहर निकल आया। एक पान की थड़ी पर आकर रुका। पान वाले से उसने एक सिगरेट खरीद कर जलाई और लंबे कस खींचने लगा। 1 रुपया दे दो बाबा, भूख लगी है, 1 रुपया दे दो बाबा। किसी बच्ची को गिड़गिड़ाते हुए सुनकर वह चौंक पड़ा। एक नन्ही सी बालिका पान वाले के आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। नंगे पैर, मेला बदन, फटे हुए कपड़े और उलझे हुए सिर के बाल। चल फूट यहाँ से, नहीं तो मारूंगा चांटा। धंधे के वक्त तू दिमाग खराब मत कर। पान वाले का कर्कश स्वर सुनकर बच्ची कांप गई। वह दूर फुटपाथ पर जा बैठी और रोने लगी। बाबा, कौन है ये बच्ची? साहब, आज खुशी की रात है, इसकी कहानी सुनकर आप क्यों अपना मूड खराब करते हैं? बताओ बाबा, मैं इसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। साहब, हराम की औलाद है ये। कभी यहाँ चौराहे पर राधा पगली घूमती रहती थी। पता नहीं किसने मुंह काला किया उसके साथ जो ये पैदा हो गई। पिछले साल इसकी माँ तो ठंड में मर गई और इसे लावारिस छोड़ गई। यह सुनकर सदी की स्मृतियों में डूबे हुए उसके मन में करुणा जाग पड़ी। अध जली सिगरेट को जूते के नीचे कुचलकर वह रोती हुई बालिका के पास आ खड़ा हुआ। भूख लगी है बेटी? बालिका ने विस्मयपूर्वक उसे देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। सुमित ने अपना बायां हाथ फैलाया। बालिका के शुष्क नेत्र एकटक उसे निहारने लगे। फिर वह धीरे से उठी और हाथ बढ़ाकर उसकी उंगली थाम ली। रात गहराने के साथ ही नववर्ष समारोह में रंग छाने लगा। पांडाल में भीड़ बढ़ गई। संगीत की गति में तीव्रता आ गई और स्वादिष्ट व्यंजनों के आनंद के साथ लोग थिरकने लगे। उसने बालिका को एक कुर्सी पर लाकर बैठाया और उसे एक आइसक्रीम लाकर दी। उसकी नजरें भीड़ में शीला को तलाशने लगी, परंतु वह उसे कहीं नजर नहीं आई। बच्ची को आइसक्रीम खाते हुए वहीं छोड़कर वह इधर उधर पत्नी को तलाशने लगा। ओह शीला, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारे लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। तुम कहाँ गए थे सुमित? मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए नई सदी को लेने गया था शीला। यह कहकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। शीला का मन रोषपूर्ण हो गया। मजाक मत करो सुमित, मुझे घर ले चलो। यह नाच गाना, शोर शराबा, उछल कूद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह उसे साथ लेकर आगे बढ़ा और आइसक्रीम खाती हुई बालिका के समीप आकर ठहर गया। शीला, इस बच्ची को गौर से देखो, कितनी मासूम है यह। मुझे तो यह बिल्कुल अपनी सदी जैसी लगती है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। यह अनाथ है। मैं चाहता हूँ शीला कि हम इसे अपना बना लें। मुझे उम्मीद है कि यह बच्ची नई सदी बनकर हमारे जीवन में खुशियाँ भर देगी। शीला एकटक बालिका को देखने लगी। वह पत्नी के चेहरे पर उतरते चढ़ते भावों को पढ़ने लगा। कुछ क्षणों के लिए उनके मध्य खामोशी छा गई। सहसा शीला आगे बढ़ी और उसने बच्ची को उठाकर अपने गले लगा लिया। हर्षातिरेक में उन दोनों की आंखों में पानी भर आया। इसी समय नववर्ष के स्वागत में पूरे शहर में पटाखों के विस्फोट की गूंज सुनाई पड़ने लगी। तो साथियों, मित्रों, ये थी मेरी कहानी नई सदी नया साल। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।